नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का टॉपिक ग्रेविटेशन। सबसे पहले हमारे पास इसमें आता है कि व्हाट इज़ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? तो वी नो डैट एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन के अंदर होता है तो अपनी डायरेक्शन को लगातार चेंज करता रहता है, ठीक है। ड्यू टू दिस द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑल्सो चेंजेस। अ फोर्स कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट्स अपॉन द ऑब्जेक्ट दैट कीप्स इट्स मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्सर्टेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पाथ। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मेरे पास है, ठीक है, मेरे पास अगर यहाँ पे एक रस्सी से मैंने बांध के एक पत्थर घुमाया तो ये पत्थर की जो यहाँ पे घूम रहा है लगातार, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इसकी वेलोसिटी लगातार चेंज होती रहेगी, ठीक है। कभी इसकी डायरेक्शन ये होगी वेलोसिटी की, जब ये पत्थर यहाँ पहुँच जाएगा तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो जाएगी v। तो वेलोसिटी इसकी लगातार पत्थर की चेंज होती रहेगी। उसी प्रकार इसमें क्या और मुझे चेंज मिलेगा कि इसकी डायरेक्शन भी लगातार चेंज होती रहेगी। कभी ये इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, फिर उसी अगले पल जस्ट एक इंस्टेंट बाद ये इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। इस प्रकार इसकी डायरेक्शन और वेलोसिटी दोनों चेंज होती रहेंगी। अभी घूमता क्यों रहेगा? क्योंकि इसके ऊपर एक सेंटर से एक फोर्स लग रहा है जो कि इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पे उसको मैंने क्या बोला है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्सर्टेड फ्रॉम सेंटर ऑफ द पाथ। Without a centripetal force, objects cannot move in a circular path. They would always travel straight, ठीक है। यानी कि वो लगातार सीधे घूमते रहेंगे अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो, क्योंकि अगर उसकी वेलोसिटी डायरेक्शन ये है तो वो इसी डायरेक्शन में चला जाएगा। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा है उसके ऊपर, इसलिए वजह से ये इस तरह से सर्कुलर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमते रहेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल द रोटेशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ। अब ये यहाँ पे मेरे पास मून है मान लिया, और ये अर्थ है मेरे पास। अभी इस तरह से घूमता रहेगा, ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि इसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स इस डायरेक्शन में यहाँ पे लग रहा होता है अंदर की तरफ, ठीक है। उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होता है, इसी वजह से वह चारों तरफ अर्थ की घूमता रहता है। अब हम आते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बाय न्यूटन, जो कि न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था उसके ऊपर। अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हर ऑब्जेक्ट इस दुनिया में या कहीं पूरे यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है एक फोर्स के द्वारा। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। और यह फोर्स दोनों प्रोडक्ट के मासेस के बराबर होता है। यानी कि अगर एक मेरे पास ए ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और मेरे पास एक दूसरा ऑब्जेक्ट बी है, तो उन दोनों का ए ऑब्जेक्ट है, मेरे पास बी ऑब्जेक्ट है, इन दोनों का मास एम ए है और उसका मास है एम बी। अब यानी कि इन दोनों मास की जो प्रोडक्ट होगा, इन दोनों मास का प्रोडक्ट होगा एम ए टाइम्स एम बी। इसके किसके होगा? प्रोपोर्शनल होगा वो फोर्स, ठीक है। दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि इनके बीच में अगर आर डिस्टेंस है तो इनके आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। ये मुझे यहाँ से पता लगा। और कंसिडर द फिगर गिवन, इट डिस्पिक्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट विद मास m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली विद डिस्टेंस d अपार्ट। अगर उसको मैं दूसरी तरह से फिगर में अगर मैं देखना चाहूँ तो मेरे पास एक m1 मास का ऑब्जेक्ट है, दूसरा m2 मास का ऑब्जेक्ट है, उनके बीच में d डिस्टेंस है। तो इसके अंदर उस फोर्स का एक्सप्रेशन क्या ले सकता हूँ, m1 टाइम्स m2 अपॉन में d स्क्वायर, ठीक है। वही यहाँ पे पूरा मुझे दिखाया गया है कि अगर मैं डी को यहाँ में इन्होंने आर ले लिया है यहाँ पे, तो उसी तरह से क्या होगा, एफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एम वन है, एफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एम टू है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एम वन इंटू एम टू बाई आर स्क्वायर हो गया। अगर मैं उस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दूँ तो मुझे एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, और उस कांस्टेंट को मैंने बोल दिया है जी, ठीक है। तो अबव इक्वेशन इज मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूटन यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन F1 आर स्क्वायर अपॉन m1 बाय m2, ठीक है। इसकी यूनिट क्या हो गई जी की, तो उसकी यूनिट हो जाती है न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। और वैल्यू ऑफ जी क्या होगी, 6.673 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स। ये यहाँ पे क्या होगा, 10 की पावर -11, ठीक है। द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जी इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसी जी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये सही सेम एक्सप्रेशन मुझे यहाँ पे भी दिया हुआ है यहाँ पे कि F1 इक्वल्स टू F2 होगा इक्वल्स टू जी M1 बाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि किसका होता क्या हुआ कि ये F जो फोर्स होगा F1 की वैल्यू ये होगी और F2 की वैल्यू ये होगी। ये दोनों ऑब्जेक्ट आपस में दूसरे पे लगा देंगे ये फोर्स, और इसी को मैं क्या बोलूँगा, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, हम आते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, वेन एवर एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टूवर्ड द अर्थ there is an acceleration associated with the movement of object. This acceleration is called acceleration due to gravity. अब मतलब जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट, जैसे ये इसका ड्राइवर है, ये जब नीचे गिर जा रहा है, ठीक है, इसके ऊपर क्या हो रहा होगा, इसके साथ इसके एक्सीलरेशन इसके कुछ लग रहा होगा, उसी एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी, जी के बराबर होगी। ठीक है, व्हेन व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड द अर्थ एन एक्सीलरेशन एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये कोई ए एक्सीलरेशन से जा रहा होगा, इसी ए एक्सीलरेशन को हमने क्या बोल दिया है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब ये कोई अपनी अर्थ की तरफ आ रहा होगा। दिस एक्सीलरेशन फॉर ग्रेविटी डिनोटेड बाय जी। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हमें पता है कि एफ इक्वल्स टू एम ए होता है, तो इसके अगर मैं ए को रिप्लेस कर दूँ जी से, तो मुझे क्या मिल गया, एफ इक्वल्स टू एम जी, यानी कि इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा, एम जी का फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा। अब हम देखते हैं आगे क्या होता है। तो द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑन अ बॉडी इज ऑफ मास एम ड्यू टू अर्थ ऑफ मास एम एंड रेडियस आर आर गिवन बाय। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास एम स्मॉल मास का, ठीक है, और अर्थ मेरे पास ये रही, इसका आवाज़ कितना है, कैपिटल एम, ये ऊपर से नीचे गिर रहा है, ठीक है, तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, तो वो इतना होगा जी एम बाय आर स्क्वायर यहाँ पे ये। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया, इसका रेडियस हमने आर मान लिया, अर्थ का रेडियस। अब इनके बीच में डिस्टेंस तो बहुत कम होगा, तो हमने उसको नेगलेक्ट कर दिया है। वी नो दैट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन दैट द फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन, एफ इक्वल्स टू एम में आ गया, और द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल जी, देयरफॉर वी कैन राइट एफ इक्वल्स टू एम जी। ठीक है, तो एफ इक्वल्स टू एम जी हमने यहाँ लिख दिया कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स अलग से लगा होगा, एम जी के बराबर। अब क्या होगा, तो इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें क्या पता लगा कि हम दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, यहाँ पे मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया। ठीक है, तो जब मैंने दोनों को इक्वेट किया तो स्मॉल एम से स्मॉल एम कट हो गया यहाँ पे, और जी की स्मॉल जी की वैल्यू मिल गई जी एम बाय आर स्क्वायर, कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर। तो यही मुझे यहाँ पे अर्थ के थ्रू यहाँ पे दिखाया गया कि सेंटर ऑफ अर्थ ये था, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ ये मुझे दिया हुआ था। अगर मैं इतना पार्ट यहाँ पे नेगलेक्ट कर दूँ, यहाँ से अगर कोई एम ऑब्जेक्ट गिर रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर जी की वैल्यू क्या होगी, ये होगी। अब ये स्मॉल एम से तो क्या है, इंडिपेंडेंट है, यानी कि जी की वैल्यू उस स्मॉल एम के मास पे डिपेंड, यानी कि उस ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करेगी। स्मॉल जी की वैल्यू है कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू उस ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। व्हेन अ बॉडी इज एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ, देन अगर मैंने मान लिया कि ये इसको, अगर मैं इसको पूरा कंसिडर करूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस पूरा कंसिडर कर लूँ, ठीक है, और यहाँ से मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है ओ अर्थ के ऊपर, तो क्या होगा इस केस में, क्या होगा, ये पूरा मैंने आर मान लिया, तो ये फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा, स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगी, जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर। अब व्हाट इज फ्री फॉल, फ्री फॉल क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड द अर्थ ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी एंड नो अदर फोर्स एक्टिंग अपॉन इट, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन फ्री फॉल स्टेट, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट आर नॉट इवन रजिस्टर्ड बाय एयर। तो कब जब कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर गिरने वाला होता है या अर्थ की तरफ आ रहा होता है, जैसे सपोज कि स्काई ड्राइवर प्लेन से कूदा, वो अर्थ की ओर गिर रहा होगा, और अगर मैं उसके ऊपर एयर का रेजिस्टेंस नेगेट कर दूँ और कोई फोर्स का सब हटा दूँ, सारे फोर्सेस उसके ऊपर से, सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स को अगर मैं कंसिडर करूँ उसके ऊपर एक्टिंग करते समय, ठीक है, अर्थ ग्रेविटी का फोर्स उस पर एक्ट कर रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट को मैं कहूँगा कि वो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल के अंडर है। ठीक है, अब जी की वैल्यू मुझे पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, इज ऑल्सो कॉल्ड फ्री फॉल एक्सीलरेशन, इसी को मैं क्या बोलता हूँ, फ्री फॉल एक्सीलरेशन। ठीक है, वैल्यू ऑफ जी सेम ऑन अर्थ, सो द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट विथ यूनिफॉर्म मोशन आर वैलिड, where a is replaced by g as
गिवन अंडर। अब यहाँ पे जो इक्वेशन होती है मोशन की, ठीक है, उन्हीं को मैंने फ्री फॉलिंग कंडीशन के ऊपर अप्लाई किया है। तो क्या होगा कि जी की वैल्यू हर जगह सेम होती है अर्थ के ऊपर, तो हम ए को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, जी से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें पता है कि डेल्टा एक्स इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो जब अगर मैं ये वर्टिकल डिस्टेंस ले लूँगा डेल्टा वाई, कितना डेल्टा वाई, तो ये किसके इक्वल मुझे मिल जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब ये माइनस क्यों आ रहा है यहाँ पे कि ए जो होगा, ठीक है, ये हम किस डायरेक्शन में आ रहे हैं, नीचे की डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो हमें क्या लेना पड़ेगा साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, नेगेटिव लेना पड़ेगा यहाँ पे। उसी प्रकार फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम होता है। तो फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी माइनस जी इनटू टी हो गया। और उसी प्रकार से ये थर्ड इक्वेशन मोशन भी इस तरह से एक ही बगैर माइनस जी करके पूरी इक्वेशन मुझे मिल जाएगी। क्या होगा, पूरी इक्वेशन मुझे मिल जाएगी। अब हम आते हैं डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, कि मास और वेट के अंदर डिफरेंस क्या होता है। तो मास इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट एज डिपेंड्स ऑन द इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट, मास कैन नेवर बी जीरो। तो मास होता है क्वांटिटी मैटर की उस ऑब्जेक्ट के अंदर कितना है। अगर यहाँ पे ये, अगर मान लिया यहाँ पे ये बंदा खड़ा है, ठीक है, स्पेस सूट पहना हुआ, तो इसका मास अगर 100 kg है, तो भले वो चांद पे भी चला जाए तो उसका मास 100 kg ही रहेगा। क्यों रहेगा, वो इसलिए रहेगा क्योंकि वो उसके अंदर जो क्वांटिटी है मैटर की, उसके अंदर जो मैटर है, जितने पार्टिकल है, उन सबका जो मास है वो तो हमेशा 100 kg ही रहेगा। वो डिपेंड कहीं, वो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है, ये कांस्टेंट हमेशा ही रहेगा, ठीक है। अब क्यों कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये उस बॉडी के इनर्शिया के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो और मास कभी किसी चीज़ का ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैटर जहाँ भी प्रेजेंट होगा तो कुछ ना कुछ मास होगा ही होगा। अब हम आते हैं वेट के ऊपर। द वेट ऑन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स बाय विच द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट। वेट क्या होगा, जिस फोर्स से, जिस ग्रेविटेशन फोर्स से इस ऑब्जेक्ट को अर्थ अपना अट्रैक्ट कर रही होगी, वही इसका क्या होगा, वेट होगा। वेट इसका यहाँ पे कितना दिया है, 980 न्यूटन। और चांद पे जाके इसका वेट कितना हो गया, सिर्फ 162.2 न्यूटन। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि वहाँ पे जी की वैल्यू, यहाँ पे जी की वैल्यू अलग अलग है। इसका ग्रेविटेशन फोर्स अलग है, इसका ग्रेविटेशन फोर्स अर्थ का अलग है। उस वजह से उसका वेट तो चेंज हो गया, लेकिन मास चेंज नहीं हो सकता। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन वेरी एट डिफरेंट लोकेशन बिकॉज ऑफ द चेंजिंग ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ, ठीक है। वेट कैन बी जीरो एट प्लेसेस देयर इज नो ग्रेविटेशन फोर्स। अब जहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स ज़ीरो होगा, वहाँ पे क्या होगा, वेट भी उस बंदे का क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अब हम आते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थ अट्रैक्ट एप्पल फ्रॉम ट्री एंड इट फॉल्स ऑन इट बट द अर्थ डज नॉट मूव टुवर्ड्स द एप्पल, वाई। अब अगर अर्थ की सरफेस मेरे पास यहाँ पे ये है, अगर मैं देखूँ कि अर्थ की मेरे पास सरफेस है, ठीक है, तो कोई एप्पल है यहाँ पे, वो इस पर तो गिर जाएगा, इससे अब अट्रैक्ट होगा। लेकिन अर्थ इसके अट्रैक्ट क्यों नहीं होती, इसलिए नहीं होती क्योंकि एप्पल का मास जो है स्मॉल एम, वो बहुत बहुत छोटा है, बहुत बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू कैपिटल एम। यानी कि अगर मैं अर्थ का मास जो मान लूँ कैपिटल एम, उसके कंपेरेटिवली बहुत छोटा है। तो क्या होगा, एप्पल का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिस फोर्स से एप्पल अर्थ को जब खींच रहा होगा, वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा। लेकिन अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इतना ज़्यादा होगा कि वो एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। तो नेम द फोर्स विच इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हम पहले पढ़ चुके हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इस द वैल्यू ऑफ जी सेम एवरीवेयर, क्या वैल्यू ऑफ जी हर जगह सेम होती है, तो नहीं। जहाँ जहाँ जी कैपिटल जी की वैल्यू चेंज होती रहेगी, क्योंकि इस पर डिपेंड करती है, कैपिटल जी पे वो वैल्यू डिपेंड करती है ना। तो जहाँ पे हमने पहले पढ़ा था, तो जहाँ पे कैपिटल जी की वैल्यू चेंज होती जाएगी, उसी तरह से मुझे स्मॉल जी की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। A stone and feather are thrown from a tower. Both objects should reach the ground at the same time, but it does not. Why? जब अगर मैं कोई टॉवर से, मेरे पास कोई बड़ा सा यहाँ पर टॉवर है, ठीक है, अगर मैं से एक स्टोन फेंकूँ, यहाँ से एक फैदर फेंकूँ, एक पंख फेंकूँ, तो पंख तो बाद में पहुँचेगा लेकिन स्टोन जल्दी पहुँच जाएगा। ऐसा क्यों होगा, वो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि एयर का जो रेजिस्टेंस होगा वो ज़्यादा लगेगा किसके ऊपर, फैदर के ऊपर।
पत्थर के ऊपर, स्टोन के ऊपर वो कम लगेगा, ठीक है, उसके शेप की वजह से और उसके सरफेस एरिया की वजह से। लेकिन अगर जब ग्रेविटेशनल फोर्स को या फिर यहाँ पे मतलब अगर मैं सॉरी अगर हम पूरे के पूरे एयर के रेजिस्टेंस को हटा दें तो दोनों को सेम टाइम के अंदर ग्राउंड पे पहुंचना चाहिए। लेकिन जब अगर एयर रेजिस्टेंस है, नॉर्मल कंडीशंस हैं, तो क्या होगा, स्टोन जल्दी पहुंचेगा लेकिन फैदर बाद में पहुंचेगा। क्यों? एयर के रेजिस्टेंस की वजह से। थैंक यू।